ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप टू रिमूव द पॉवर्टी इज सांसद आदर्श ग्राम योजना। व्हाट डू यू मीन बाय सांसद? हमने लास्ट टाइम इसके बारे में पढ़ा था। सांसद का मतलब क्या होता है? एमपी। एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, जो हम लोग इलेक्शन में जिनको वोट देते हैं, ठीक है, जैसे कि नरेंद्र मोदी को हमने 2014 में और 2019 में जिताया, तो ही इज द मेंबर ऑफ लोकसभा, मतलब ही इज द मेंबर ऑफ लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो वो हो गए हमारे देश के सांसद। हाँ, वो प्रधानमंत्री तो है ही, लेकिन साथ साथ में वो देश के सांसद भी है, ऑल्सो मेंबर ऑफ लोकसभा। उसके अलावा जो दूसरे हैं, राजनाथ सिंह है, ठीक है, उसके अलावा जो दूसरे स्मृति ईरानी है, ये सब हमारे एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो यहाँ पे इस योजना के अंदर में हर सांसद को एक एक गांव को सिलेक्ट करना है। ठीक है, एक एक गांव को सिलेक्ट करने की योजना है। अब जैसे मान लो मैं एक सांसद हूँ, तो मुझे एक गांव सिलेक्ट करना होगा मेरे चॉइस का। तो मान लो मैं कटवाड़ा गांव है उसको सिलेक्ट करता हूँ, तो अगर मैंने उस गांव को सिलेक्ट किया है और वहां पे मेरा नाम है, ठीक है, पूरे इंडिया में सबको पता चल जाएगा कि कटवाड़ा गांव जो है वो ये मेंबर का है। ठीक है, तो मुझे उस गांव को डेवलप करना है। और गांव को डेवलप कैसे करेंगे? गांव में पक्की सड़क बनाएंगे, स्कूल्स डेवलप करेंगे, हॉस्पिटल्स डेवलप करेंगे। ठीक है, उसके अलावा वहाँ पे 24/7 इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होना चाहिए, 24/7 वाटर का सप्लाई होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा वहाँ पे सोलर एनर्जी होनी चाहिए, सोलर पैनल्स के थ्रू। ठीक है, फिर वहाँ पे ग्राम पंचायत की बड़ी ऑफिस होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा वहाँ पे कॉलेज भी डेवलप होनी चाहिए, मतलब नॉट नाउ बट इन फ्यूचर कॉलेज का भी प्रोग्राम होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर एक गांव में डेवलप होती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि गांव डेवलप हुआ, गांव का प्रोग्रेस हुआ। ठीक है, तो इंडिया में 543 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। ठीक है, 543 मेंबर्स ऑफ लोकसभा होते हैं, 253 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के। तो 543 ऑफ लोकसभा, 250 ऑफ राज्यसभा। हर एक मेंबर को एक एक गांव को वोट देना है। वोट देना है मतलब एक एक गांव को चूज करना है और उस गांव को डेवलप करना है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा नरेंद्र मोदी ने भी एक गांव सिलेक्ट किया हुआ है उत्तर प्रदेश का। सचिन तेंदुलकर ही इज ऑल्सो मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो उन्होंने भी कोई आंध्र प्रदेश का एक गांव सिलेक्ट किया हुआ है। फिर फिल्म स्टार जो रेखा है, शी इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, फिर जया बच्चन है, शी इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, ठीक है, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, सबको एक एक गांव को सिलेक्ट करना है और उस गांव को डेवलप करना है। और अब जैसे कि आपको पता है सेंट्रल लेवल पे बीजेपी गवर्नमेंट है। ठीक है, तो ये योजना बीजेपी गवर्नमेंट की है। तो उन्होंने जहां जहां उनकी स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे गुजरात में भी बीजेपी सरकार है, ठीक है, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी है, तो उन्होंने ये चीज को स्टेट लेवल पे भी फॉलो किया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मतलब अगर यहाँ के जो लीडर्स है भूपेंद्र सिंह है, ठीक है, और जो नितिन पटेल है, बीजेपी रूपाणी है, आनंदीबेन पटेल भी थी, तो ये लोगों ने भी अपना एक एक गांव गुजरात के अलग अलग एरिया में सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे मेंबर ऑफ लोकसभा भी, मेंबर ऑफ विधानसभा भी एक एक गांव को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि गांव का डेवलपमेंट से ही देश का डेवलपमेंट होता है। तो ये बहुत अच्छी योजना है। यहाँ पे कंपलसरी हर साल मतलब हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को गांव को सिलेक्ट करना है, और जो उनका टेन्योर होता है 5 साल का, जो उनका पीरियड होता है, उस 5 साल में गांव का डेवलपमेंट उनको करना होता है, क्योंकि वो उनके नाम के साथ जुड़ा होता है। अगर मान लो आनंदीबेन पटेल ने गांव को डेवलप नहीं किया तो उनकी ही रेपुटेशन डाउन होगी कि आनंदीबेन पटेल का आवाज है, कहीं काम नहीं करी, फिर अगली बार जब वो इलेक्शन में खड़ी होगी तो उनको ही वोट नहीं मिलेगी। तो इसीलिए हर एक मेंबर को एक एक गांव चूज करना होगा और इससे काफी डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू स्टॉप माइग्रेशन। जो लोग बेचारे माइग्रेट होते हैं, शहर में काम ढूंढते ढूंढते बेचारे गांव छोड़ते हैं, वो इसीलिए छोड़ते हैं क्योंकि गांव में पानी नहीं है, गांव में पक्की सड़कें नहीं है, गांव में अस्पताल नहीं है, गांव में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो वो सारी चीजें आपको गांव में लानी। फॉर दिस मेंबर द पार्लियामेंट इंप्रूव एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी। Thus, they set up an ideal village. और ideal village किसको बोलते हैं मैंने आपको समझा दिया। Other than this, to create permanent public asset to develop opportunities of good life, rural upliftment, taking care of agriculture heritage, creating opportunity for employment through social harmony increases the human development. फिर आती है नौ, नौवीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है।
इसको IMP कर लेना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है। दैट इज कॉल्ड मनरेगा। ठीक है, मनरेगा, मन का मतलब होता है महात्मा गांधी नेशनल, रेगा का मतलब है रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब आप समझ जाओगे कि ये महात्मा गांधी के नाम पे है, तो स्वाभाविक है कि इसको बनाने वाला कौन होगा, कांग्रेस की गवर्नमेंट होगी। ठीक है, तो कांग्रेस ने ये योजना लॉन्च की थी। ठीक है, और इसका काम क्या है, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी देता है। गाँव में, रूरल का मतलब होता है गाँव, एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार, गारंटी का मतलब होता है गारंटी, यू ऑल नो। ठीक है, और एक्ट है, ये पार्लियामेंट में पास किया है। अब ये बहुत बढ़िया योजना है, लेकिन ऑन द अदर हैंड थोड़ी सी खराब योजना भी है। ठीक है, हाँ पॉजिटिव्स बहुत है, नेगेटिव्स कम है। ठीक है, कोई भी योजना होती है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स बहुत होते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही, अच्छी योजना है, बहुत अच्छी योजना है, लेकिन कुछ नेगेटिव्स भी है, वो हम देखते हैं। पहले ये योजना के बारे में समझते हैं। अब ये योजना ऐसी है कि गांव में एक 5 जन का परिवार है, तो उस 5 जन के परिवार को 365 दिन में से हर साल 100 दिन की गारंटी योजना, गारंटी एम्प्लॉयमेंट की स्कीम है ये। मतलब अगर आपका 5 जन का परिवार है, तो आपको आपके परिवार के किसी एक सदस्य को हर साल 100 दिन का गारंटी काम गवर्नमेंट देती है। ठीक है, गारंटी काम गवर्नमेंट देती है, और वो भी 7 किलोमीटर के रेंज में देती है। मतलब उस गांव से 7 किलोमीटर के अंदर ही उसको काम मिलता है। अगर उसको दूसरे गांव जाना पड़ेगा, 7 किलोमीटर दूर जाना पड़े, तो गवर्नमेंट उसको एक्स्ट्रा अलाउंस देती है। अगर मान लो 100 दिन के योजना के अंदर में उसको गवर्नमेंट सिर्फ 90 दिन का काम देती है, शायद 10 दिन का काम था ही नहीं, बचा ही नहीं था, काम खत्म हो गया था, तो 90 दिन का काम तो दिया ही, उसके ऊपर 10 दिन का उनको अलाउंस देती है, मतलब कि एक्स्ट्रा पैसा देती है, फ्री में देती है। ठीक है, 90 दिन तो उसने जो काम किया वो तो पैसा मिलेगा ही, लेकिन 10 दिन जो ये एक्ट के अंदर है कि 10 दिन उसको कम काम किया उसने, मतलब उसको काम कम मिला, तो उसका भी पैसा गवर्नमेंट देती है। और अगर 100 दिन से ज्यादा काम करता है तो भी गवर्नमेंट देती है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी योजना है। तो इससे जो गांव में जो पॉवर्टी थी, स्टारवेशन थी, जो बेचारे लोगों के पास काम नहीं था, खाने के लिए अनाज नहीं था, ठीक है, तो ये सारी चीजें इससे दूर हुई है, इसलिए गांव के लोग निश्चिंत हो गए। अब आप सोचोगे गांव में मतलब 5 जन का परिवार होता है, ठीक है, सब लोग खेती बाड़ी करते ही होते हैं, लेकिन किसी एक सदस्य को ये काम मिल जाए तो उनके लिए तो सोने पे सुहागा है। ठीक है, ऑलरेडी वो लोग खेती बाड़ी तो कर ही रहे, अपना खाने पीने का तो खर्चा खेती बाड़ी से निकल ही जाता है, लेकिन अगर उनको 100 दिन का काम मिले, मतलब 400 रुपया एक दिन का होता है, आज की तारीख में 400 रुपीज पर डे का चार्ज होता है, मल्टीप्लाई बाय 100 करे तो साल का 40,000 रुपया इनका फिक्स होता है। अब आप बोलोगे कि सर 40,000 रुपये में आज की तारीख में क्या होता है, तो भाई शहरों में शायद बहुत कम कुछ होता है, लेकिन गाँव में गरीब परिवार के लिए 40,000 बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, क्योंकि उनको हमारी तरह कोई एंटरटेनमेंट नहीं करना है, उनको हमारी तरह कोई लाइफस्टाइल में नहीं जीना है, उनकी जो लाइफस्टाइल है, ठीक है, उसी लाइफस्टाइल में वो जीते हैं। ओके, तो 40,000 रुपए से वो अपने बच्चों का एजुकेशन करवा लेते हैं। वैसे वो एजुकेशन भी उनको फ्री ही मिलता है, ठीक है, लेकिन अच्छा एजुकेशन मिल सकता है, बड़ा जो हायर एजुकेशन के लिए वो कर सकते हैं। तो ये स्कीम से काफी फायदा हुआ है कि भाई लोगों को काम मिलने की गारंटी देती है, काम करो या ना करो 100 दिन का पैसा सरकार दे देगी। अब ये तो रही पॉजिटिव बात, लेकिन नेगेटिव बात ये है कि इस योजना की वजह से बहुत सारे लोग आलसी हो गए। आलसी इसलिए हो गए क्योंकि उनको पता है कि सरकार तो 100 दिन का काम देने ही वाली है, इसके लिए वो दूसरा काम ढूंढते नहीं। ठीक है, और पूरे साल में 100 दिन का काम ये करते हैं और उसके बाद बैठे रहते हैं। तो मतलब क्या है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं हमारा जो हार्ड अर्न मनी है, जो हम लोग टैक्स भरते हैं, उसको इनकी तरफ डाइवर्ट कर दी है, जो करना भी चाहिए, लेकिन उससे कुछ ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि इतने सारे लोगों को काम मिलता है। तो आप सोचो कि इतना सारा काम देश में है भी कि नहीं है, तो गवर्नमेंट कई बार तो क्या होता है कि काम नहीं होता है, फिर भी इस एक्ट के हिसाब से उनको 100 दिन का पैसा तो मिल ही जाता है। ठीक है, मतलब कि जो टैक्स पेयर्स का जो हार्ड अर्न मनी होता है, वो इस तरह से थोड़ा बहुत हिस्सा वेस्ट होता है। ठीक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि गरीब लोगों को काम की गारंटी मिलती है, लेकिन गलत बात यह है कि इस गारंटी की वजह से वो निश्चिंत हो जाते हैं, खुद मेहनत नहीं करते, कुछ काम ढूंढने की कोशिश नहीं करते, या कुछ नया करने की उनके अंदर जो
बोलते हैं ना कि एक जो एक उत्साह होना चाहिए, एक उनकी बारे में वो आगे बढ़ने के लिए कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, वो नहीं होता उनका। और इसीलिए ये योजना की वजह से प्रॉब्लम ये है कि लोग निश्चिंत हो जाते हैं। तुमको अगर गवर्नमेंट बोले कि तुमको साल भर में इतना पैसा मिल ही जाएगा तो तुम भी काम नहीं करोगे, ठीक है। तो बिल्कुल ये एक योजना के अंडर में है जो थोड़ा बहुत गलत लगा है। अब यहाँ पे देखो गवर्नमेंट क्या क्या काम करवाती है इनको, तो यहाँ पे वर्क लाइक डेवलपमेंट ऑफ विलेज, गांव का डेवलपमेंट, मतलब गांव में सड़क बनाना, फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स, अभी जो स्वच्छ भारत योजना के अंदर में इनसे टॉयलेट बनवाती है, कुएं बनाती है गांव के अंदर, फिर लेवलिंग द लैंड प्लेन जो अनलेवल है, रोड बोर्ड बनाना हो तो उसको लेवल करती है, हॉर्टिकल्चर मतलब वेजिटेबल्स उगाती है एग्रीकल्चर से, लेबर वर्क, इंदिरा आवास योजना में जहाँ गरीबों को मकान दिया जाता है तो उनके लिए जो मकान बनते हैं उनमें इनको लेबर का काम मिल जाता है। फिर कैटल शेड, ठीक है, जहाँ पे कैटल होती है हमारे शेड बनाना हो तो उनको काम मिल जाता है। ऑर्गेनिक मैन्योर, शेड फॉर क्रॉप्स, गोड, फिर यार्ड फॉर ड्राइंग फिश, क्लीनिंग ऑफ कैनाल, ये सारी चीजें यहाँ पे होती है। By guaranteeing definite wage-based employment from this to every family, government tries to improve the living standard of poor people, ठीक है। तो मतलब एक तरह से वो यहाँ पे गारंटी देती है, 100 दिन का काम की पक्की गारंटी है, 50 दिन भी काम करोगे तो 50 दिन का पगार मुफ्त में मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे अच्छी बात यह है कि भाई वहाँ के लोगों को निश्चिंत होकर काम मिलता है, ठीक है। 100 दिन, 365 दिन में से 100 दिन गवर्नमेंट काम दे देती है और 100 दिन वो दूसरा कोई काम ढूंढ लेते हैं, ठीक है। 100 दिन में वो एग्रीकल्चर कर लेंगे या किसी भी खेत में जाके छोटा मजदूरी कर लेंगे या शहर में आके छोटा मोटा काम कर लेंगे। तो 365 दिन में मान लो उनका 200 दिन का काम तो निकल जाता है, ठीक है, और अच्छा खासा उनको पैसा भी मिल जाता है। एक बार देख लो, कहीं डाउट जरूर सर। मंगलम, मिशन मंगलम, ओम मंगलम मंगलम, ठीक है। तो मंगलम यहाँ पे जो है ये वुमन के लिए किया गया है, ठीक है। जो वुमन है, खास करके गांव की जो वुमन है, उनको हमेशा ऐसा बोला गया है कि भाई उनको घर संभालना है, फैमिली संभालनी है, ठीक है, लेकिन उनको काम करने से रोका जाता है। लेकिन इस योजना के अंदर में गांव की वुमन को पहले ट्रेन किया जाता है, स्किल दी जाती है और उसके बाद उनको काम भी दिया जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पढ़ते हैं, थ्रू द प्रोग्राम गवर्नमेंट हैज यूनाइटेड वुमेन फ्रॉम फैमिलीज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, ठीक है। जो गरीबी रेखा के नीचे परिवार है उनकी घर की औरतों को काम मिलता है, लाइक सखी मंडल और सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप। Here they are given skill based training, ठीक है, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दी जाती है थ्रू हाउसहोल्ड इंडस्ट्रियल सर्कल एंड कम आउट ऑफ द विस्कल साइकिल, ठीक है। मतलब उनको पहले स्किल बेस्ड काम दिया जाता है, जैसे कि पापड़ बनाना, अचार बनाना, अगरबत्ती बनाना, ये सारी चीजें क्या होती है, काम कर बहुत ज्यादातर वुमन को आती है, पापड़ बनाना, अचार बनाना, ठीक है, ये सारी वुमन को आती ही है। तो उनको काम देना है और ये काम के थ्रू उनको फिर अच्छा खासा पैसा भी मिल जाता है, तो घर में एक सपोर्ट मिल जाता है। फिर आता है दत्तोपंत थेगड़ी ब्याज सहाय योजना, ठीक है। थेगड़ी ब्याज सहाय, ब्याज का मतलब होता है इंटरेस्ट। जो आर्टिस्ट होते हैं, कलाकार होते हैं हैंडलूम इंडस्ट्री के, अब आपको पता है कि आजकल जमाना जो है वो हैंडलूम का नहीं है, आजकल जमाना मशीनों का है। तो बेचारे जो आर्टिस्ट है वो थोड़े बेरोजगार हो गए, तो उनको अपनी कला दिखाने के लिए गवर्नमेंट उनको क्या करती है, लोन देती है, ताकि वो हैंडलूम के थ्रू और हैंडीक्राफ्ट के थ्रू अपने आप को आगे लाने का उनको मौका मिले, कॉटन इंडस्ट्री सेटअप कर सके, छोटे मोटे कारखाने सेटअप कर सके, जिससे आजू बाजू के लोगों को भी काम मिले। फिर आता है ज्योति ग्राम उद्योग विकास योजना। ज्योति का मतलब तो समझ लो, ज्योति का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, ज्योति लाइट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है।
ग्राम उद्योग मतलब कि गांव का बिजनेस, ग्राम मतलब गांव, उद्योग मतलब बिजनेस, विकास मतलब डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर मेन है कि जो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, काम नहीं देना, काम की काबिल बनाना। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, स्वरोजगार। ठीक है, टू द अनएम्प्लॉयड इन द रूरल एरिया, गांव में जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनको काम के काबिल बनाना, बाय गिविंग देम इकोनॉमिक हेल्प, थोड़ा पैसा देना, सब्सिडी देना। ठीक है, फॉर एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रियल प्लांट। ठीक है, वो इंडस्ट्री डाल सके अपने गांव में, चीजें इंप्लीमेंट मतलब के उसके जो भी मशीन के स्पेयर पार्ट्स है, मशीन है वो खरीद सके, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस ले सके, लैंड बाय कर सके, रेंट पे ले सके। ये चीजों के लिए जो सहाय होनी चाहिए, स्वरोजगार बनाने की छोटी मोटी योजना, क्योंकि छोटे मोटे कारखाने वगैरह स्टार्ट करके अपने पैरों पे खड़े हो गए। विद द न्यूज आइडिया ऑफ स्टार्टअप इंडिया, आपको पता ही होगा स्टार्टअप इंडिया, पता है इसके बारे में? स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया क्या होता है कि मान लो आपके माइंड में कुछ आइडिया है, ठीक है, और होता भी है। आज कोई यंगस्टर है, ठीक है, सपोज कॉलेज में ग्रेजुएशन उसने खत्म किया है, मास्टर्स भी कर दिया है, अब उसके उसके पास आइडिया बहुत है कि मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यंगस्टर्स के पास क्या होती है कि भाई आइडियाज बहुत होते हैं, विजन बहुत होता है, लेकिन उस आइडिया को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा चाहिए वो नहीं होता है। ठीक है, आप सब सोचते हैं कि मैं एक ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट करूं, ठीक है, ऑनलाइन सब्जी बेचना स्टार्ट करूं, ऑनलाइन किराना बेचना स्टार्ट करूं, ठीक है, मतलब एक नया आउटलुक है, ऑनलाइन दूध बेचना स्टार्ट करूं। लेकिन उसके लिए जो सेटअप चाहिए, ठीक है, उसके लिए मुझे कंप्यूटर चाहिए, फिर आईटी के ऐप बनाने के लिए आईटी के एक्सपर्ट्स चाहिए, और उस ऐप को मॉनिटर करने के लिए भी आईटी के 2-4 बंदे चाहिए। तो वैसा करने के लिए मेरे को पैसा चाहिए। अब वो पैसा मेरे पास तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं अभी अभी पढ़ के खड़ा हुआ हूँ, मेरे पास फैमिली का भी कोई ज्यादा सपोर्ट नहीं है, तो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है। ठीक है, मतलब अगर आप सोचते हो कि आप ग्रेजुएशन के बाद अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, चाहे आप कोचिंग क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट करना चाहते हो, या आप फॉरेन वीजा का काम करना चाहते हो, या कोई भी ऐसा छोटा मोटा काम करना चाहते हो, तो आपको अपना बिजनेस प्लान लेके बैंक में जाने का। बैंक, गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया करके एक फंड सेट किया हुआ है, ठीक है, तो आपको वो स्टार्टअप इंडिया के अंदर गवर्नमेंट कुछ 1 लाख या 1.5 लाख रुपए की इनिशियल मदद करती है, और बहुत कम ब्याज पे करती है। ठीक है, ताकि जो यंगस्टर्स है, जिनके पास विजन है, जिनके पास आइडियाज है, वो उनको एक सपोर्ट मिल सके, एक बेस मिल सके, ताकि वो आगे आ सके। फिर आती है वाजपेयी बैंकेबल योजना। वाजपेयी कौन है पता है ना आपको? वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है ना? यस सर। अटल बिहारी Yes, sir. वाजपेयी वो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के 1999 से 2004, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, बीजेपी के थे। तो उनके नाम पे ये योजना है। तो यहाँ पे भी गांव के जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, 18 से 65 साल के जो लोग हैं, उनको काम देने की योजना है, सो दैट वो अपने गांव में इंडस्ट्री डाल सके, छोटे मोटे हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस कर सके। ठीक है, दे आर आल्सो गिवन फाइनेंस ऑफ फिक्स अमाउंट, 1 लाख रुपए की इनको मदद की जाती है, और बहुत नॉमिनल ब्याज पे की जाती है। फिर आती है एग्रो बिजनेस पॉलिसी। ओके, एग्रो बिजनेस, इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, तो एग्रीकल्चर में इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो एग्रीकल्चर में बिजनेस करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे 10 लाख लोगों को काम देने की योजना है। ठीक है, बाय गेटिंग अप एग्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, एग्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट विद द हेल्प ऑफ विद हेल्पिंग इन एक्सपोर्ट, क्योंकि इंडिया के पास इतना बड़ा प्रोडक्शन है, तो हम उसको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जैसे कि आप लोग जो वेफर्स खाते हो बालाजी के, ठीक है, वो किससे बनते हैं? आलू से बनते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फार्मर है वो आलू उगाता है, आलू उगता है 10 रुपए किलो पे, और वो जो वेफर्स मिलती है वो 10 रुपए का 10 रुपए का शायद 30 ग्राम मिलता है, 30 ग्राम मिलता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि 1 किलो आलू के बराबर 30 ग्राम है। तो ये कैसे हुआ? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का कमाल है। ठीक है, आज आप सोचो कि बालाजी वाला कितना कमाता होगा। ठीक है, वो बल्क में फार्मर से आलू खरीदता होगा। ठीक है, आज भले आलू का मार्केट में प्राइस बढ़ा हुआ है, लेकिन हम एवरेज भी माने कि बालाजी वाले को 25 रुपए किलो भी पड़ता है, लेकिन वो 10 रुपए का 30 ग्राम में 30 ग्राम मिलता है वेफर्स का, और उसके वेफर में वेफर कम होती है, हवा ज्यादा होती है। सोचो कितना मार्जिन है। तो दैट इज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो एग्रीकल्चर को प्रोसेस करके उसको बेचते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि टमाटर,
टमाटर नॉर्मली अभी थोड़े महंगे हैं, लेकिन नॉर्मली क्या रेट मिलते हैं, 20 या 30 रुपए किलो मिलते हैं। और वही चीज आप जब उसकी सॉस बनाते हो तो किसान वाला 200 रुपए किलो, 150 रुपए किलो बेचता है। तो ये फूड प्रोसेसिंग का कमाल है। फूड प्रोसेसिंग में बहुत स्कोप है। आप एग्रीकल्चर के ऊपर से अच्छा खासा बिजनेस सेटअप कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ पॉवर्टी एलिमिनेशन प्रोग्राम। एक बार रीड कर लो, कहीं डाउट लगता है तो अभी पूछ लो। अनएम्प्लॉयड, सर जो पढ़ा लिखा हो तो भी उसके पास जॉब ना हो। जो पढ़ा A लिखा हो, person willing to work doesn't get work. मतलब अगर अनपढ़ है और फिर जॉब नहीं है तो उसको बेरोजगार नहीं बोलेंगे। A person willing जो to work but capable doesn't get work. हाँ, मतलब जो पर्सन काम करने की पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन फिर भी बेचारे को काम नहीं मिल रहा है, तो फिर ये बेरोजगार है। ठीक है, अब वैसे तो तुम्हारी बात भी है, तुम भी कहाँ काम कर रहे हो, तुम थोड़ी जॉब करते हो या कोई बिजनेस कर रहे हो, तो तुम लोग भी तो बेरोजगार हुए ना। और तुम्हारी मम्मी भी कहाँ काम कर रही है, मतलब बहुत सारी मम्मियां कहाँ काम कर रही है, घर पे बैठी है, पापा ही काम कर रहे हैं, तो मम्मी भी बेरोजगार हुए। यस सर। दादा दादी भी शायद बेरोजगार हो, नाना नानी भी Yes. बेरोजगार हो। ये सब बेरोजगार हुए कि नहीं हुए? सबसे पहले तो तुम्हारी बात करो, तुम लोग कुछ काम कर नहीं रहे, ऑनलाइन खाली टाइम पास करते हो, पढ़ते तो हो, तो तुम बेरोजगार हुए कि नहीं हुए? नो सर। No, sir. सो बेरोजगारी का मतलब समझते हैं। तो भाई तुम लोग घबराओ नहीं, तुम लोग बेरोजगार नहीं है, तुम्हारी मम्मी भी नहीं है, तुम्हारे दादा दादी भी नहीं है। ठीक है, ये लोग बात बेरोजगार नहीं होगी, इनको क्या बोला जाता है, डिपेंडेंट बोला जाता है। ये वाला शिफ्ट टू बी डिपेंडेंट। अभी आप लोग कैसे काम कर सकते हो, कैसे बिजनेस कर सकते हो? पहले तो आपको एजुकेशन पूरा करना है, एजुकेशन करोगे, कैपेबल बनोगे, तब जाके काम करोगे ना। अभी बोले काम कर भी लोगे तो क्या काम मिलेगा? ठीक है, मजदूरी वाला काम मिलेगा, लेबर वाला काम। हमको लेबर नहीं बनना है, हमको तो डॉक्टर बनना है, हमको तो इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, एमबीए होल्डर बनना है, बिजनेस करना है खुद का। तो इसलिए अभी हम लोग बेरोजगार नहीं है, अभी हम लोग डिपेंडेंट है। ठीक है, एक बार पढ़ लिख लेंगे फिर हम एम्प्लॉयमेंट कोई ना कोई छोटा मोटा काम करेंगे और अपना नाम आगे बढ़ाएंगे। तो दैट इज, देखते हैं बेरोजगार किसको बोलते हैं। इंडिया की बात करते हैं तो अमॉन्ग करंट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज क्रूशियल। पॉवर्टी ओरिजिनेट ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी का मेन कारण है बेरोजगारी। ठीक है, गरीबी की मेन कारण क्या है, बेरोजगारी। ठीक है, क्योंकि अगर लोगों के पास काम ही नहीं होगा तो पैसा कैसे है, अगर पैसा नहीं आएगा तो गरीबी कैसे चले। आज हमने देखा लॉकडाउन में कितने सारे वर्कर्स जो थे 1500 किलोमीटर पैदल चलते चलते निकल गए। कोई साइकिल पे निकल गया, कोई पैदल चला गया, ठीक है, कोई लिफ्ट मांगते मांगते चला गया, परिवार को लेके, जो एक बच्चा इस गोद में है, पीछे सामान है, कैसे आपने देखा होगा। तो जब लोगों के पास काम नहीं होता, ठीक है, तो उनकी ये प्रॉब्लम इमर्ज होती है। जब काम नहीं मिलता तो गरीबी आती है, क्योंकि काम नहीं मिलने से पैसा नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता है तो गरीबी आती है। अभी जो कोरोना ने सबके साथ करके रखा है वो यही है, लोगों के जो काम है वो बंद हो गए कितने लोगों के। अपने ही प्लेटिनम प्लाजा का एग्जांपल लूं, निको में प्लेटिनम प्लाजा में लगभग 7 क्लासेस बंद हो गए, 7 ट्यूशन क्लासेस बंद हो गए। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप कभी मौका मिले तो जाओगे तो खुद ही देख लोगे कि कौन सी जगह पे क्या आया। ठीक है, तो कितने सारे ट्यूशन क्लासेस बंद हो गए, बापू नगर में भी बंद हुए, निको में भी बंद हुए। ठीक है, काम नहीं रहा। ठीक है, दैट इज, और ऐसे ऐसा खाली ट्यूशन क्लासेस में नहीं हुआ, सब जगह पे हुआ। इतने सारे जो छोटे मोटे जॉब, छोटे मोटे जो रेंट पे काम करते थे, 15,000 20,000 रेंट पे काम करते थे, ठीक है, मोबाइल की दुकान वाले, ठीक है, या छोटे मोटे कपड़े की दुकान वाले, वो सब बेरोजगार हो गए। कितने लोगों ने दुकानें बंद कर दी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है कि जब सबसे पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट, आज जो ये टेंशन हो रहा है कि लोगों के पास पैसा नहीं आ रहा है, जॉब जो कर रहा है उनको सैलरी नहीं मिल रही है या कम मिल रही है। ठीक है, बिजनेस मार्केट में है नहीं, त्योहार सब चले गए। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि लोग बेरोजगार है। ये नवरात्रि वालों की बात करें या इवेंट वालों की बात करें, ठीक है, अब इवेंट वाले आपको पता ही होगा, कभी
शादी होती है या किसी की डेथ होती है, तो ये सब इवेंट होते हैं, ठीक है, ब्याह होता है, या फिर शादी में रिंग सेरेमनी होती है, शादी में बैंड बाजा होता है। आप सोचो ये लोगों के पास तो 6-7 महीने से कोई काम ही नहीं है, ठीक है, 7 महीने से किसी ने शादी नहीं की है, ये मतलब अंदर अंदर ही कर डाली है, ठीक है। सेम सेम थिंग हैपेंस इन नवरात्रि ऑल्सो। आपको पता ही होगा नवरात्रि में लॉ गार्डन में कितना बड़ा वो मार्केट है, चनिया चोली केडियो, ठीक है। अब इनके पास कोई काम ही नहीं है, कोई इनके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो हुआ क्या कि अब वो लोग सब बेरोजगार हो गए और अभी फिर से कोरोना खड़ा होते जा रहा है दिन पे दिन। अभी आज ही न्यूज थी कि यूरोप में वापिस से सब स्कूलें बंद करवा दी, जो कंट्रीज ने स्कूलें स्टार्ट की थी सब बंद हो गई वापिस, ठीक है। यूरोप में फ्रांस जैसी कंट्री लॉकडाउन का सोच रही है, इजराइल ने भी दोबारा लॉकडाउन कर दिया था। मतलब मार्केट में भी और नेगेटिव न्यूज आ रही है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट पहले तो गांव लेवल पे थी, अब शहर लेवल पे भी दिखने लगी। इसके लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है एंड इट्स डीप रूटेड इन द इकोनॉमी। मैक्सिमम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। बाकी से जॉइन होते हैं फिर आगे मीनिंग समझते हैं, ठीक है, मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो सब लोग फटाफट ज्वाइन हो जाना, लेक्चर एंड कर रहा हूं ना, ओके सर। लेक्चर एंड हो रहा है तो सब लोग फटाफट ज्वाइन हो। अब ये जो टॉपिक है व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टोटल 6 अनएम्प्लॉयमेंट है और अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन 4 मार्क का एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका भी कर लेना, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, क्वेश्चन क्या आ रहा है, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो 2 पैराग्राफ जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है और बाकी के 6 पॉइंट जो है वो टाइप्स। अब जैसे मैंने तुमको पूछा था, तो जो माइंड में क्वेश्चन थे कि कौन अनएम्प्लॉयड है, तो सबसे पहले तो वन हु इज एडल्ट, जिसकी एज 15 से ज्यादा और 60 से कम। अब आप सब लोग की एज 15 के आसपास तो हो ही गई, लेकिन देखना यह है कि आप लोग बेरोजगार हो या नहीं। Who is ready to work at the prevalent market rate? मान लो एक बंदा है 25 साल का, एक नौजवान है, ठीक है, पढ़ना लिखना उसको ज्यादा नहीं आता है, लेकिन 5th से स्टैंडर्ड तक उसने एजुकेशन लिया है, हाँ, लेकिन प्लम्बर का काम बहुत अच्छा करता है, उसको प्लम्बिंग की स्किल है, ठीक है। तो हु इज रेडी टू वर्क एट द प्रिविलेंट रेट ऑफ डे, मार्केट में जो रेट चलता है कि कारीगर का एक दिन का 700 रुपया है, तो वो पर डे का 700 रुपए पे काम करने के लिए तैयार है, काम ना मिले तो 650-600 में भी तैयार है। एनर्जी, काम करने की पूरी एनर्जी है, क्वालिफाइड भी है, ठीक है, मतलब उसको काम अच्छा आता है, अच्छा एक्सपीरियंस भी है। Who is in search of work, तेरा काम भी ढूंढ रहा है, लेकिन अगर उसको काम ना मिले, ठीक है, एक 25 साल का नौजवान प्लम्बर, ठीक है, काम करने के लिए रेडी है, जो मार्केट में रेट चलता है उस रेट पे काम करने के लिए रेडी है, काम ढूंढ भी रहा है, काम करने की उसके अंदर एनर्जी भी है, लेकिन फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा, तो फिर वो कौन है, अनएम्प्लॉयड। अब अगर एक इंसान को ये होता है तो उसको अनएम्प्लॉयड बोलेंगे, 2 को होता है तो भी उसको अनएम्प्लॉयड बोलेंगे, लेकिन जब ये समाज में बहुत सारे लोगों में फैलता है तो उसको क्या बोला जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट। अगर 1, 2, 3 लोगों को होगा तो उसको क्या बोलेंगे कि ये 4 लोग बेरोजगार है, लेकिन अगर पता चले कि इतने सारे लोग बेरोजगार, क्या बोलेंगे उसको, बेरोजगारी, ठीक है। ऐसे ही 1 को हम बोलेंगे अनएम्प्लॉयड, लेकिन जब बहुत सारे लोगों में ये फैलता है तो उसको क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। अब कौन अनएम्प्लॉयड नहीं, अब तुम्हारा नंबर आने वाला है, कौन अनएम्प्लॉयड नहीं, जिसको लगता था कि मैं घर में बैठ के कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, तो घबराओ मत, तुम अनएम्प्लॉयड नहीं है, ठीक है। अब कौन कौन अनएम्प्लॉयड नहीं है, सबसे पहले तो जो 15 से नीचे और 60 के ऊपर अगर कोई है और वो काम नहीं कर रहे तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं है। उसके अलावा कोई ऐसा बंदा है, वही इंसान अगर 25 साल का जो प्लम्बर है, तो वो 700 के रेट की जगह बोलता है कि मेरे को 1000 रुपए के नीचे में काम नहीं करूंगा, तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, वो अपनी हरकत की वजह से अनएम्प्लॉयड है। मार्केट में जहाँ 700 रुपए का भाव चलता है तो वो 1000 रुपए मांगेगा या 800 रुपए मांगेगा तो लोग नहीं देगा, क्योंकि बहुत सारे प्लम्बर्स है, ठीक है। तो जो ज्यादा डिमांड करता है, ठीक है, उसके अलावा जो बेचारा हैंडीकैप है, 25 साल का है लेकिन हैंडीकैप है, बीमार है, ज्यादा सिक है, ठीक है, लेजी है, आलसी है, काम ही नहीं करना है। कितने लोग होते हैं, कितने लोग होते हैं, आप जाओगे आदमी ढूंढने के लिए तो उनके पास कोई काम नहीं होगा तो बोलेंगे नहीं करो, नहीं आओ, तो दैट इज कॉल्ड लेजी। कुछ लोग आलसी होते हैं जिनको काम करना ही नहीं। हाउसवाइफ मम्मी को भी अनएम्प्लॉयड नहीं बोलेगी, क्योंकि मम्मी घर पे पूरा संभाल नहीं रही,
तुम लोग को संभाल, पापा तो सुबह 9 बजे निकल जाते हैं, रात को 8-9 बजे आते हैं, लेकिन उसके पीछे पूरे घर को कौन मैनेज करता है? तो मम्मी करती है। बच्चों को कौन संभालती है? तो मम्मी करती है। ठीक है, दादा दादी को कौन संभालती है? तो मम्मी करती है। तो इसके लिए हाउसवाइफ को भी हम अनएम्प्लॉयड नहीं बोलेंगे और तुमको भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि तुम अपना भविष्य बना रहे हो। भविष्य बन जाएगा, फिर तुम काम ना करो, देन यू आर सेड टू बी अनएम्प्लॉयड। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयड कौन नहीं है? तो भाई सबसे पहले जो 15 से कम और 60 से ज्यादा है वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, और 15 और 60 के बीच में अगर वो ज्यादा डिमांड कर रहा है वेज की, ठीक है, बीमार है, हैंडीकैप्ड है, लेजी है, हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, तो उसको हम अनएम्प्लॉयड नहीं बोलेंगे। आज समझ में आपको? यस सर। Yes, sir. देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर प्रिवलेंट मतलब? कौन सा? प्रिवलेंट यहाँ पे तो सेकंड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन। प्रिविलेंट, प्रिविलेंट मतलब जो मार्केट में रेट चल रहा है, प्रिविलेंट मतलब चल रहा है। ओके। नाउ अब देखो 6 तरह की बेरोजगारी होती है। सबसे पहले आती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल, सीजनल मतलब क्या होता है कि सीजन में काम मिलता है और जब सीजन नहीं होती तो बेरोजगार हो जाते हैं। सीजनल, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब सीजन में काम मिलेगा, बाकी बेरोजगार हो जाएंगे। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, लॉ गार्डन के पास जो चनिया चोली वाले आप बिजनेस करते हैं, वो लोग कितने साल कमाते हैं? साल में कितना पैसे कमाते हैं? नवरात्रि अक्टूबर में आती है, इसलिए शायद अगस्त, सितंबर और अक्टूबर नवरात्रि चली गई, फिर तो कोई चनिया चोली लेगा नहीं, चलो नवंबर भी कीन लेते दिवाली के हिसाब से। तो पूरे साल में 4 महीने उनको काम मिलेगा। ठीक है, बाकी के 8 महीने क्या हो गए? बेरोजगार। सुबह जाएंगे, बैठेंगे, दोपहर को चाय पिएंगे, खाना खाएंगे, शाम को 8 बजे घर पे आ जाएंगे। फिर आपने देखा होगा कि ये दरियापुर जाते हैं, अपने कालूपुर से आगे जाते हैं तो दरियापुर आता है, फिर दरियापुर से आगे जाते हैं तो वो इनकम टैक्स वाला ब्रिज आता है। तो उस रोड पे दरियापुर sir. 4 रास्ता जो है, वहां पे आपने देखा होगा एक साथ 15 फटाके की दुकान है एक ही लाइन में, लेफ्ट साइड पे। Yes, ठीक है? sir. तो वो जो फटाके की दुकानें हैं, वो सब कौन है? वो सब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वाले हैं। अभी भी आप जाओगे तो आपको वो फटाके बेच रहे हैं। ठीक है, चलो अभी तो दिवाली का टाइम है, 1 महीने में दिवाली है, ठीक है, लेकिन अगर आप दिवाली के बाद जाओगे ना तो पतंग बेचेंगे, डोरी बेचेंगे। उसके बाद जाओगे ना तो फिर आप जैसे उत्तरायण खत्म होगी उसके बाद वो वापस से फटाके बेचेंगे। ठीक है, फिर कई बार वो लोग मैंगो की सीजन आती है तो मैंगो बेचते हैं, अंगूर बेचते हैं, और फिर उसके बाद जब गर्मी आती है ना, मैंगो के बाद बारिश आती है, तब तो टोटली बेरोजगार हो जाते हैं। मतलब सीजन में काम मिलता है और फिर सीजन चली जाती है तो वो बेरोजगार हो जाते हैं। उसको कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। आज यहाँ तक करते हैं, फिर डिटेल में हम 6 के 6 अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का आगे बढ़ते हैं, अभी हम इसमें ज्यादा टाइम जाएगा, लेक्चर भी यार ओके सर। आता भी करते हैं। Hi, sir. ओके सर, बाय Have a सर। nice day. बाय।